नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। लोकसभा चुनाव 2019 के पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक बीतने के बाद दूसरे चरण में हिंसा की खबरें आई। दूसरे दौर के मतदान के दौरान कुछ राज्यों में हिंसा हुई है। छत्तीसगढ़ में मतदान के दौरान नक्सलियों ने कुछ जगहों पर हमले की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने जवाब दिया और उसमें 2 नक्सलियों को मार भी गिराया। वहीं उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से भी हिंसा की खबरें, जहां पर पुलिस और सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। सीपीएम के रायगंज से उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के कार पर इस्लामपुर में हमला हुआ। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक झड़पों का एक लंबा इतिहास रहा है। तो समझेंगे आज की दूसरे दौर में जिन इलाकों से हिंसा की खबरें हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बाद भी आखिर इन जगहों पर हिंसा की वजह क्या है। और पश्चिम बंगाल खासतौर पर, जहां पर कोई भी चुनाव होता है, चाहे वह स्थानीय निकाय हो या फिर लोकसभा का चुनाव, हिंसा वहां पर नजर क्यों आती है। हमारे साथ 3 खास मेहमान है स्टूडियो। हमारे साथ अक्षय राउत हैं, पूर्व महानिदेशक भारत निर्वाचन आयोग से, आपका स्वागत है। रोशन गौर हमारे साथ हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं राष्ट्रीय सहारा में, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, राम बहादुर राय जी, आपका भी स्वागत है सर। शुरुआत अक्षय आपसे, जिस तरीके से चुनाव के संपन्न कराने के तरीके बदले, नए नए सिस्टम और टेक्नोलॉजी, सुरक्षा बलों की तैनाती, तकरीबन हिंसा मैं कहूं कि ना के बराबर या खत्म होती गई। लेकिन कुछ ऐसे राज्य, खासतौर पर पश्चिम बंगाल, यहां पर अभी भी छुटपुट हिंसा की खबरें आ जाती हैं। वजह क्या है? ये तैनाती और तैयारी, ये दोनों तो मुझे लग रहा है कि जो पिछले सालों से जितना हो रहा था उससे कहीं ज़्यादा है, और हर आने वाली चुनाव में उससे भी उसको बेहतर किया जाता है। आप ये जो वायलेंस का आपने जिक्र किया, उसको 2 साइड से दिखाया जा सकता है। एक है कि जो पॉलिटिकल ओपोनेंट के बीच में झड़पें, मुझे लग रहा है कि उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उनको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाने का आवश्यकता है। अगर बातों में और कैंपेनिंग में और जो आवाज़ें निकलती है कैंपेन के दौरान, उसमें अगर थोड़ी सी हिंसा और थोड़ी सी डिविएंट बिहेवियर की झलक आए, तो वो फिर फिजिकली उनका जो फॉलोअर्स हैं, कैडर्स हैं, वो पिकअप कर लेते हैं। उसमें मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप को थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएं। बाकी जो नक्सली हिंसा या और दूसरा हिंसा है, वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस को क्षति पहुंचाना चाहते हैं, वो उसका एक मुझे लग रहा है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उनके साथ जो एसोसिएटेड हैं, जैसे मेनली सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस, उनको लगाया जाता है। उनका तैयारी और बहुत ही उनका उम्दा रहता है सारे आयोजन। आपको ये बात तो आप जानते हैं अच्छी तरह, जो 7 फेज का चुनाव होता है और कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके बाद आएगा, कौन सा स्टेट किसके बाद आएगा, उसका एक लॉजिक है फोर्स डिप्लॉयमेंट का। क्योंकि फोर्स डिप्लॉय होंगे, पीसफुल इलेक्शन हो, जो खास करके वल्नरेबल हैं, SC ST माइनॉरिटीज ये सब हैं, उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। पोलिंग स्टेशन, पोलिंग प्रोसेस, पोलिंग मटेरियल जैसे EVM वगैरह और वोटर, ये सारे सुरक्षित रहें। इसीलिए कभी कभी जो एरिया डोमिनेशन बोलते हैं, बहुत पहले ही पुलिस को नियुक्त किया जाता है एरिया डोमिनेशन करने के लिए। इवन जो मनी पावर को रिलेट करके जो थोड़ा सा वायलेंस होने का आसार है, रेड्स होते हैं, उसके बाद पैसा का मूवमेंट होता है, उसके लिए भी पुलिस का एक रोल रहता है। मुझे लग रहा है कि सुरक्षा का बंदोबस्त जो है वो तो बहुत ही पर्याप्त है और पहले ही होता है। और उसके लिए आप जानते हैं कि कमीशन हर स्टेट को जाता है, हर होम सेक्रेटरी, हर DG पुलिस और यूनियन होम मिनिस्टर के साथ पता नहीं कितने कंसल्टेशंस होते हैं। उसके बाद एक बढ़िया सा प्रायोजित तरीके से सारे अरेंजमेंट किया जाता है। लेकिन उसके बाद भी जो छुटपुट होते हैं, जैसे आपने कहा, वो दुर्भाग्यजनक है। उससे मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकल लीडर्स, कैंडिडेट्स, पॉलिटिकल पार्टीज का एक रिस्ट्रेंट का भी आवश्यकता है। और बाकी जितने मुझे लग रहा है कि ये बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट हैं जहां जहां भी हैं, उनको रोकने के लिए कमीशन की तरफ से और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है। और उसी हिसाब से जितना बड़ा देश है और जितना तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है, मुझे लग रहा है कि पूरा चुनाव जब 7 फेज में, बहुत ही कम हिंसा के आसार मिलेगा। रोशन साहब, क्योंकि हम देखते थे कि जब बैलेट का ज़माना था, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये बदनाम राज्य में कहूँ कि कहे जाते थे, जहाँ पर चुनावी हिंसा या इस तरह की घटनाएं होती थी। हाल के कुछ चुनावों को देखें, जो पैटर्न है, इन राज्यों में हिंसा की खबरें तकरीबन या तो बंद हो गई या कुछ जगहों पर इक्का दुक्का सुनाई देती हैं। लेकिन आज जो चुनाव मतदान हुआ है, उड़ीसा में कुछ जगहों पर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की खबर है। इसी तरह पश्चिम बंगाल में खबरें आ रही हैं। क्या हमारा
पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता है या जो स्टेट इकाई होती है उस तरह से परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि मतभेद और मनभेद, इसके जो फ़र्क है उसके बीच अभी नहीं खड़े हैं और सीधे तौर पर हिंसा वहाँ पर हो जाती है? अभी जब केरल का चुनाव शुरू होगा वहाँ भी आपको इस तरह की खबरें आएंगी। असल में इस हिंसा को समझने की ज़रूरत है। जो बिहार वाला आपने जिक्र किया वो लोकल स्तर पे होता था और वो कुछ पॉलिटिकल जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच होता था। तो चूँकि पुलिस की सख्ती हुई, चुनाव आयोग ने बहुत उसमें मेहनत की, तो बिहार में ख़त्म हो गया। अभी जो हिंसा हो रही है वो बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और फिर अभी केरल में होगी, लगातार केरल में लगातार जैसे हो रही है। ये एक वैचारिक मतभेद है कि जब नक्सलियों का जन्म हुआ वो बंगाल से ही हुआ, एक अच्छे काम के लिए नक्सलियों का जन्म हुआ, लेकिन वो बदल गया फिर एक्सटॉर्शन में या दूसरे चीज़ों में। और आज जो वहाँ पे पिछले 30-35 साल से जो सीपीएम ने, सीपीआई ने और उनका जो दूसरे उनके वामपंथी संगठन थे, उन्होंने जो राजनीतिक हिंसाएं की हैं, वहाँ पे जो राजनीतिक हत्याएं हुई हैं अपने वजूद को बचाने के लिए हुई, और उसी को ही वही ट्रांसफ़र हो गया टीएमसी के पास। टीएमसी का जो कैडर है वो सीपीएम के पास था, वो टीएमसी के पास ट्रांसफ़र हो गया। आज वही संकट टीएमसी के पास है। टीएमसी को ऐसा लग रहा है कि यहाँ बीजेपी उसकी ज़मीन खींच रही है, इसलिए वही हिंसा जो सीपीएम ने टीएमसी के साथ किया था आज टीएमसी बीजेपी के साथ कर रही है। इसलिए बंगाल में, पूरे बंगाल में आपको ये नज़र आएगा। और यही हालत उड़ीसा में है। उड़ीसा में बीजू जनता दल है, पिछले 19 साल से वहाँ सरकार है और वहाँ भी उसको लग रहा है कि यहाँ पे अब उसका एक अपोनेंट यहाँ पे खड़ा हो गया, एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो गया। और जैसे वहाँ पे जो स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, बीजेपी को बहुत बड़ा बहुमत वहाँ मिला था, तो इसलिए अब वहाँ पे इस तरह की राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं कि रोकें। और ये हालत जो नक्सली एरिया जो छत्तीसगढ़ में है उनका अपना कारण है। वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे जो राजनीतिक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसको नहीं होने दें। वहाँ पे जो नक्सलियों का मूल उद्देश्य है कि हम लड़के सत्ता हासिल करेंगे, ये झारखंड में, छत्तीसगढ़ में अभी भी वो चलता है। लेकिन आपने 2017 के चुनाव में देखा होगा कि नक्सलियों ने लोगों को चुनाव में जाने दिया कि जो सरकार वहाँ पे नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही थी, उस सरकार को हटाने के लिए वहाँ ज़्यादा वोट पड़े। तो इस बार भी कमोबेश हालत वही है, लेकिन छुटपुट हिंसा हो रही है। जैसे बस्तर में आपने देखा होगा एक विधायक की मौत हो गई थी। और अभी केरल की जो मैं बात कर रहा हूँ, केरल में जो सीपीएम और बीजेपी आरएसएस के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, कई हत्याएं वहाँ हो चुकी हैं। और जिस दिन मतदान होगा उस दिन आप देखिए कि आपको इस तरह की खबरें मिलेंगी। आपने जो कहा मैं उसके साथ एक छोटा सा पॉइंट जोड़ूंगा, क्योंकि आपने उसके बारे में इशारा किया। ये जो वायलेंस की बात हो रहा है, चाहे नक्सलाइट का हो, चाहे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का जो झड़पें आप जिसका जिक्र किया, लेकिन आपने और एक चीज़ कहा जो कि एक पुराना समस्या था, आज की तारीख में बहुत अच्छी बात है देश के लिए और लोकतंत्र के लिए कि वो नहीं है। अगर भारत की इतना जो प्रसिद्ध चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया है, जो कि वर्ल्ड में कमेंडेड है, इतना लार्ज और इतना तरीके से होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है। हिलरी क्लिंटन जी ने बोला था कि इंडिया की इलेक्शन मैनेजमेंट गोल्ड स्टैंडर्ड है। उसमें लेकिन दो बड़े बाधाएं हैं। एक मसल पावर जिसका आपने जिक्र किया, उसका वायलेंस के साथ रिलेशन है, लेकिन मसल पावर वायलेंस सेम चीज नहीं है। मसल पावर आज तारीख में करीब करीब जा चुका है। मतलब जो वोटिंग प्रोसेस को लूट लेने का जो प्रक्रिया था वो आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि उसको इलेक्शन कमीशन हिस्टोरिकली उसके ऊपर तवज्जो देकर, आयोजन करके, प्लानिंग करके, और खासकर ईवीएम इंट्रोडक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि जैसे वोट बक्सा ले लिया, स्टफिंग हो गया, बक्सा लेकर भाग गए, पोलिंग स्टेशन लूट लिए, ये तो और नहीं है। लेकिन बाकी जिसका बारे में आज हमारा चर्चा नहीं है, जो धनबल है वो अभी तक बहुत जोर से कायम है और उसका लड़ाई लड़े जा रहा है। लेकिन वो वायलेंस के साथ आप मसल पावर, क्योंकि मसल पावर आज की तारीख में इन टर्म्स ऑफ टेकिंग कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन मशीनरी या इलेक्शन प्रोसेस वो नहीं है। लेकिन राजनीतिक हिंसा है चुनाव यानी कि मतदान के वक्त में। राम माधव राय जी, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है और आपने कई दशकों तक चुनाव को देखा है, स्थानीय चुनाव से लेकर अगर हम राष्ट्रीय चुनाव की बात करें, जिस तरीके से दूसरे दौर में आज जहां पर मतदान हुआ है, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पों की खबरें हैं, उड़ीसा में भी कुछ इसी तरह की खबरें हैं। समझना चाहते हैं कि आखिर जब हमारा लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है और चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव लगातार हर राज्यों में करा रहा है, इसके लिए अलग अलग प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, लेकिन ये जो दोनों राज्य हैं यहाँ पर अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसक झड़पें क्या नहीं बदला है इन दोनों राज्यों में, और क्यों है ऐसा? इन दोनों राज्यों में जो लंबे समय से सत्ता है वह उन लोगों के हाथ में है जो हिंसा या लूटपाट या जोर जबरदस्ती में विश्वास करते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को इस
तरीके का उन्होंने शिक्षण दे रखा है। अब लोग जाग रहे हैं और उनको ये लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए, तो वोट देने के लिए निकल रहे हैं या इस तरह की जोर ज़बरदस्ती का विरोध कर रहे हैं। इसलिए जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उन्हें बहुत महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी घटनाएं तो होंगी ही, और इसलिए भी होंगी क्योंकि रूलिंग पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस का प्रोटेक्शन दे करके और कोशिश ये कर रही है कि दूसरे लोग जो वोट देने आते हैं या वोट देना चाहते हैं, और उनको डर यह है कि जो लोग वोट देने के लिए आ रहे हैं वो उनको हटाएंगे, तो उनको रोकने की ये कोशिश हो रही है। उड़ीसा में और दोनों यहाँ पर पश्चिम बंगाल में दोनों जगहों पर ये घटनाएं इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि सरकार हमारी है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। इसे अब चुनाव आयोग बहुत हद तक रोकने में सफल भी हुआ है। जहाँ जहाँ इस तरह की घटनाएं पहले होती थी पहले के चुनावों में, वहाँ पर रुकी हैं, और इसलिए भी रुकी हैं क्योंकि लोगों को ये लगने लगा है कि हम वोट देना हमारा फर्ज है, हम किसको वोट दे रहे हैं ये हमारा अधिकार है। और ये चेतना जैसे जैसे पैदा होगी कि वोट जो देने वाला है उसको स्वयं तय करना है, अपने विवेक के आधार पर तय करना है। और यही आजकल जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाते हैं वे भी अपील करते हैं कि भाई आप वोट दीजिए, वोट किसे दीजिए ये आप तय करिए। तो ये एक राजनीतिक चेतना से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाँ, जिनके मन में ये डर बैठा हुआ है कि नहीं, जो लोग अधिक संख्या में वोट देने के लिए निकलेंगे वे हो सकता है कि हमको हटा दें, और यही डर दरअसल पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी को सता रहा है। दूसरी तरफ 2000 से ही शासन में नवीन पटनायक की पार्टी है बीजू जनता दल जी। बीजू जनता दल के लोग भी इसी डर से कांपने लगे हैं और उसका की प्रतिक्रिया में या उस अपने बचाव में थोड़ी बहुत वो हिंसा कर रहे हैं। रोशन, जिस तरीके से चुनाव का पैटर्न बदला है, इलेक्शन कमीशन के कदम बदले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो हम बाहुबल का बात करते वो दरकिनार हो चुका है, छुटपुट पॉलिटिकल घटनाएं होती हैं। लेकिन जो बात रामदू राय करें कि जिस तरीके से अवेयरनेस वोटर के अंदर आ रही है अपने वोट के अधिकार को लेकर, उसका इस्तेमाल करने को लेकर, वो छटपटाहट और वो क्लैश भी दिखता है जब इस तरह की पॉलिटिकल मैं कहूँ हिंसक झड़पें होती हैं। बिल्कुल दिखता है। देखिए अब 2014 का चुनाव और आज का चुनाव अब देखिए कि वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। उसे पुराना देखिए आप 42-43% से आज 66%, और जो पहला चरण हुआ है उसमें तो 88% तक चुनाव गया है। तो ये लोगों के अंदर जागरूकता हुई है, और जागरूकता के पीछे मैं मानता हूँ कि चुनाव आयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और उसमें भी अक्षय राउत जी की बहुत बड़ी भूमिका थी, हम को जानते हैं। तो ये जो जागरण का काम किया है ये बहुत बड़ा काम हुआ है, और इसमें पॉलिटिकल पार्टियों का भी हाथ है क्योंकि उनको लोगों को घर से बाहर निकालना था। तो आज इतना तो काम हो गया कि लोग जागरूक हो गए और उनमें अपने मत का जो उनका ताकत है उसकी उनको एहसास हो गया है। अब रही बात कि जो जिनकी सत्ता खिसकती नजर आती है उनको लगता है कि कैसे इनको रोकें। उनको लगता है कि अगर हम यहाँ हार सकते हैं तो जो लोग वोट डालने जा रहे हैं उनको हम रोकें। ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं कर सकते, आप पोलिंग बूथ के अंदर नहीं घुस सकते, वहाँ तक तो चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था कर दी है, सीलिंग कर दी है। अब आप हाईवे पर रोक रहे हैं, रास्तों में रोक रहे हैं, आप वोटर को वहाँ नहीं जाने दे रहे हैं। लेकिन ये भी बहुत कम रह गया है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शायद 2-4 साल में, अगले 5 साल में हम देखेंगे कि शायद वो हिंसा भी खत्म हो चुकी होगी, क्योंकि लोगों का पढ़ने लिखने का स्तर बढ़ चुका होगा, शैक्षणिक स्तर बढ़ चुका होगा। तो लोग जो हिंसा में आ रहे हैं वो गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, शायद वो भी जब नौकरी चाकरी उनको सबको मिल जाएगी तो वो इस हिंसा से दूर होंगे। अक्षय जी, क्योंकि दायरा हमने देखा है, पोलिंग बूथ उसके 300 मीटर तक का दायरा हमने देखा है, उसको हिंसा मुक्त कर दिया एक तरीके से, या फिर वहाँ पर किसी भी तरीके का जोर जबरदस्ती नहीं होती है। इस दायरे को और बढ़ाने के लिए इलेक्शन कमीशन किस तरीके से देखता है? हाँ, नहीं, मैं तो पहले जरूर राय साहब और आपने जो जिक्र किया उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा कि जो चेतना की बात हुई
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसे कहा गया ना, इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। तो अगर ये पूरा देश और इलेक्शन कमीशन खास करके, और ये एक रास्ते पर निकल नहीं पड़ता कि भाई सबको जोड़ना है, ग्रेटर पार्टिसिपेशन फॉर ए स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी, इसको और एक स्टेप बढ़ा के इस बार किया गया है कि नो वोटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड। पूरा जोड़ने का, चाहे सूचना की स्ट्रेंथन करके, मोटिवेशन को स्ट्रेंथन करके, फैसिलिटेशन सहूलियत के बारे में आप अभी बात कर रहे हैं, जो 300 मीटर के बाहर भी क्या होता है, हर तरह की अगर आयोजन करके लोगों को पोलिंग स्टेशन तक सुरक्षित अपना राइट्स और कुछ हद तक अपना ड्यूटी एक्सरसाइज करने के लिए सबको इलेक्टोरल रोल में लाया जाएगा, जिसका बनता है बात, जिसका इसमें अधिकार बनता है और एलिजिबिलिटी है, और जो इलेक्टोरल रोल में आएगा वो पोलिंग स्टेशन में आके वोट दे पाएगा। ये दोनों चीज़ को सुरक्षित करने के लिए और प्रोत्साहित करने के लिए और आगे लाने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2009 के बाद एक बहुत बड़ा स्वीप प्रोग्राम चल पड़ा, और उसका रिजल्ट हिस्टोरिक टर्नआउट हुआ 66.4। आपको अभी हम लोगों को शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, जो फेज 1 का जो टर्नआउट इस बार है वो करीब करीब 70% है, और आज की टर्नआउट अभी तक, जैसे मेरे को लास्ट खबर है, करीब 60% तक पहुंचने वाला है और जरूर आगे बढ़ेगा। तो मतलब ये हम लोग एक रेजिम चेंज हो गया है। पहले 50-55, कोई स्टेट में 40-45 भी होता था। ये चेतना की बात, जो राय साहब ने बात किया, आपने भी कहा, चेतना में परिवर्तन हुआ है, और उसमें इलेक्शन कमीशन, आपने जो चीज़ अभी कहा कि क्या लोगों को क्या किया जाता है, एक तो है कि वेरी राइटफुल डिप्लॉयमेंट ऑफ सिक्योरिटी फोर्स, अवेयरनेस की सारे सामग्री पहले पहुंचाया जाता है लोगों को, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, कैसे वोट करना है, कहाँ देना है। हम लोग कभी कभी कुछ चीज़ें ग्रांटेड ले लेते हैं। लोगों को पता ही होना चाहिए कि उनका एरिया में इलेक्शन हो रहा है, उनका पोलिंग स्टेशन कहाँ है। इलेक्टोरल रोल में लोग चले जाते हैं, बड़े बड़े लोग भी जाके बोलते हैं कि साहब मैं गया था, मुझे वोटिंग में मेरा इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं। आपने चेक किए थे क्या? एपिक कार्ड इज नॉट एन एलिजिबिलिटी टू वोट। आपको तो और भी कार्ड ले सकते हैं, लेकिन आपका नाम तो होना चाहिए। क्या सारे वोटर चेक कर रहे हैं? और जानते हैं क्या, लोग जानते हैं क्या कि 6 बजे अगर वोटिंग खत्म होता है तब भी आप क्यू में है, तब वोट दे सकते हैं। बहुत सारे जो मिनिमम इन्फॉर्मेशन लोगों के पास नहीं है। उसके बाद आपको प्रॉफिट, दैट इट्स ए ग्रेट थिंग फॉर यू, इट्स प्रॉफिटेबल फॉर यू, इट्स फैशनेबल फॉर यू, इट्स द राइट थिंग फॉर यू, इट्स ए नॉर्मल थिंग फॉर यू, इट इज ए थिंग विच यू हैव टू डू एंड नथिंग एल्स। ये सब आया है क्या? और सहूलियत, जैसे आप देखिए इस बार जो अरेंजमेंट किया है इलेक्शन कमीशन, सारे जितना सारे डिजेबल्ड, हैंडीकैप्ड, जिनका भी कोई डिफिकल्टीज लाइफ में रहता है, पर्सन्स विद डिजेबिलिटीज, उनके लिए जो अरेंजमेंट्स हैं, पानी का है, ब्रेल दिया हुआ है, साइनेजेस दिया हुआ है, सेपरेट क्यू रखा हुआ है, वुमेन के लिए, ओल्ड एज के लिए, बहुत सहूलियत का लेवल जो है धीरे धीरे जो बेसिक मिनिमम फैसिलिटी जो बहुत बढ़ाया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि इतना और भी करा जा सकता है, क्योंकि जितना पोलिंग अरेंजमेंट को फ्रेंडली करेंगे, मुझे लग रहा है कि लोग उसको एक फेस्टिवल और एक अट्रैक्टिव प्लेस भी मानना चाहिए। क्रेश भी होगा बच्चों को रखने के लिए, और सुबह जहां गर्मी हो रहा है वहां अर्ली मॉर्निंग थोड़ा बहुत शुरुआत हो या शाम को हो, और बीच में ये सारे का कोई अंत नहीं है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप इलेक्शन कमीशन जैसे गया है, बहुत ही अच्छी सी मूवमेंट हो रहा है, और लोगों को धीरे धीरे ज़्यादा ही मुझे लग रहा है कि आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई हैव ए ग्रेट होप दैट इन 2019 the historic record of 2014 will be broken and there will be much higher turnout. एक और चीज़ जो साहब कही जा रही है कि जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं, क्या चुनाव आयोग को कुछ और ताकत, कुछ और उसको एम्पावर करने की ज़रूरत है? हाँ, वो तो आपने रिफॉर्म्स के रास्ते पर, क्योंकि आजकल जो थोड़ी सी लग रहा था कि बातें हो रहा था कि इलेक्शन कमीशन को बहुत कुछ करना चाहिए, ये जो सारे कैंपेनिंग हो रहा है, जो बैड माउथिंग हो रहा है, या लोग डिविएंट बिहेवियर कर रहे हैं कंपेयर टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसका क्या कमीशन बहुत स्ट्रांग रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं? कमीशन जब स्ट्रांग रिस्पॉन्स दिया जाता है तब भी बात होता है कि इनको दे दिया, उनको दिया नहीं। भाई दो चीज़ ठीक क्या, सुप्रीम कोर्ट हमेशा कमीशन टैंडेम पर काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज, द हाईएस्ट कोर्ट हैज ऑलवेज गिवन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स व्हिच हैव स्ट्रेंथन्ड द इलेक्शन कमीशन। तो ये साथ में काम करते हैं, तो उसके बारे में भी आलोचना होता है। और मुझे लग रहा है कि जितने सारे, और इलेक्शन कमीशन को एक मानना पड़ेगा कि जो इलेक्शन का टाइम है वो एक लिमिटेड टाइम है, उसके अंदर बहुत सारे चीज़ करना पड़ता है। सिक्योरिटी डिप्लॉय करना है, ईवीएम पहुंचाना है, लोगों को सहूलियत देखना है, और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको नॉइज को कम किया जाए और एक बहुत ही पोलाइट एंड बट इफेक्टिव डिस्कशन हो, डिबेट हो, ये शायद पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के ऊपर और लीडरान के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है। लेकिन रिफॉर्म्स की जो रास्ता है, इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स प्रपोजल दिया है, उनका इंडिपेंडेंस के बारे में,
डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में और मनी पावर को रिड्यूस करने के बारे में, जो इन दिनों आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ आपने ऑब्जर्वेशंस देखा होगा, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए ये सारे रिफॉर्म्स के रास्ते हैं। जितना रिफॉर्म्स होगा इलेक्शंस और भी अच्छे होंगे, लेकिन विद इन द एग्जिस्टिंग लॉज एंड जो एग्जिस्टिंग लॉज है, मॉडल कोड इज नॉट अ लॉ, ऑल ऑफ अस नो दैट। तो हम लोग जानते हैं कि ये लॉ नहीं है, लेकिन जितना अपने हाथ में जितना औजार हैं और जितना सारे सामर्थ्य हैं, लॉ हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके अंदर इलेक्शन मैनेजमेंट का प्रक्रिया द बेस्ट पॉसिबल मैनर में चल रहा है। राम माधव राय जी, एक और चीज़ कही जाती है कि जैसा कि कह भी रहे हैं अक्षत कि किसी भी राज्य में चुनावी दल और उम्मीदवारों को इतना परिपक्व होना चाहिए या फिर उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए हिंसा को लेकर या उनके बयानों को लेकर या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर किस तरीके से पालन किया जाए। क्या आपको लगता है कि दल और जो हमारे उम्मीदवार हैं वो इसके लिए तैयार होंगे? राजनीतिक दलों का जो व्यवहार है वो दोहरा है। जब वे चुनाव आयोग में बैठते हैं सामूहिक रूप से, तब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमत हो जाते हैं, और जब अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं तो उनको ये दिखाई पड़ता है कि हम किसी भी प्रकार से चुनाव जीतें यह हमारे लिए हितकर है। तो दोहरी जो है वो उनकी का एक आचरण रहता है। अभी जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों देखा कि चुनाव आयोग में गए तो विपक्षी नेता ईवीएम पर सहमत हो गए, लेकिन चुनाव आयोग से बाहर वे ही लोग ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे थे। तो ये दरअसल हर चुनाव राजनीतिक दलों के लिए, जनता के लिए, शासन के लिए और चुनाव आयोग के लिए भी एक नया अनुभव से गुजारता है, और नए अनुभव से कुछ सीखते हैं, कुछ आगे के लिए सुधार का रास्ता खुलता है। एक बात तो तय हो गई है जो 1952 से चली आ रही है कि हमारे यहाँ जो चुनाव आयोग है उसकी धीरे धीरे विश्वसनीयता केवल भारत में नहीं पूरी दुनिया में स्थापित हुई है। पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, आईसीएस अफसर थे। जवाहरलाल नेहरू उनको विधान चंद्र राय से मांग कर ले आए थे पश्चिम बंगाल से, और अगर जवाहरलाल नेहरू का बस चलता तो वो 1950 में ही चुनाव करवाना चाहते थे। सुकुमार सेन ने कहा कि नहीं, हमको तैयारी करनी पड़ेगी, और उन्होंने 2-2.5 साल जो बहुत ज़रूरी था, पहला आम चुनाव था, उन्होंने तैयारी की। उसी तरह से उसी तर्ज पर हर चुनाव आयोग जो भी रहता है, अब तो कई सदस्यीय चुनाव आयोग है, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है 1993 से। तो चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता के प्रति सतर्क रहता है और दलों और कोशिश करता है कि चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो जाए। उसमें चुनाव आयोग के पास नैतिक बल है, और चुनाव के दौरान जो शासन तंत्र है वो उसके अधीन रहता है। लेकिन पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है, और जहाँ जहाँ जरूरी हो, वहाँ मान लीजिए कहीं सेना की भी अगर डिप्लॉयमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो वो राज्य सरकार का काम है। अब यहाँ पर अड़चन आती है चुनाव आयोग को। पश्चिम बंगाल में या उड़ीसा में या जहाँ जहाँ नक्सली क्षेत्रों में, चाहे वो बिहार का इलाका हो या छत्तीसगढ़ का इलाका हो, जहाँ राज्य सरकार जब डिप्लॉयमेंट करती है तो उसमें वो चतुराई बरतती है, और वहाँ के जिलाधिकारी, वहाँ का जो पुलिस अफसर है, जो मुख्यमंत्री के इशारे पर चलता है या वहाँ के गृह मंत्री के इशारे पर चलता है, और वह कोशिश करता है कि वहाँ के सत्तारूढ़ दल को थोड़ा फायदा पहुँचा दे। ये बात है कि अब जितना मनमानी पहले मुख्यमंत्री कर पाते थे उतना अब नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों की राय भी रही है कि सर कि जब चुनाव का वक्त हो, यानी कि आचार संहिता हो, तो जो स्थानीय प्रशासन है वो पूरा का पूरा आयोग के अधीन कर देना चाहिए, और इसको लेकर अलग अलग मत जरूर है। वक्त की कमी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हमारे आज खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।